कक्षा 8वीं के इतिहास विषय से जुड़े स्टूडेंट्स, आज मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव आपके समक्ष चैप्टर 2 के चैप्टर 2 के क्रमवार अध्ययन के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ आप सबको अंग्रेजों की एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी जिसको सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस अथवा सहायक संधि कहते हैं, का अध्ययन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पे आपके समक्ष ये वीडियो क्रमांक 14 उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया था, तो उसके जो वीडियो हैं वो सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक जो वीडियो हैं उसमें समाहित है। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 के जो वीडियोज हैं वो सीरियल 9 से शुरू हैं। तो 9 हुआ, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, तो कुल 5 वीडियो चैप्टर 2 पे इसके पहले मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। ठीक है, और ये जो अभी आपके समक्ष जो वीडियो है वो चैप्टर क्रमांक 2 का, यानी चैप्टर 2 का 6ठा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। तो ये सब्सिडियरी अलायंस है क्या, और सब्सिडियरी अलायंस देखिए अभी स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो अनुमान हो गया कि आज हम लोगों को जिस गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल्स जानना है वो हैं लॉर्ड वेलेजली, है ना। तो आज हम लोग लॉर्ड वेलेजली के बारे में भी जानेंगे, सहायक संधि के बारे में भी जानेंगे, और इस सहायक संधि के प्रभाव में जो आने वाले जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, यानी कि हमारे देश के वे छोटे छोटे राजे महाराजे, है ना, जो कि सहायक संधि के तहत अंग्रेजों से जुड़ते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप वीडियो का अध्ययन कर रहे होते हैं उस वक्त आपको टेक्स्ट बुक से जुड़ाव रखना बहुत जरूरी है। यदि आप टेक्स्ट बुक पे भी फोकस करेंगे एक साथ, वीडियो को भी देखना और टेक्स्ट बुक को भी सामने रखना, तो आपकी समझ जो है वो कहीं अधिक विकसित होगी, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के मैं पेज नंबर 20 पे हूँ। ठीक है ना। और पेज नंबर 20 पे देखिए, कंपनी का फैलता साम्राज्य, है ना। कंपनी का फैलता साम्राज्य, किस कंपनी का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। तो इसमें देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमले न करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति साधनों का सहारा लिया, है ना। कूटनीतिक साधनों का सहारा लिया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, ये 2 लड़ाई तो वो लोग लड़ लिए, है ना, और दोनों में अंग्रेजों को सफलता भी मिली। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया वो देखिए। कंपनी ने भारतीय रियासतों में राजनीतिक एवं व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए अपने रेजिडेंट नियुक्त किए, है ना। रेजिडेंट नियुक्त किया। अब रेजिडेंट क्या होता है अभी आपको मैं बताऊंगा, है ना। भारतीय रियासतों पर देखिए, भारतीय रियासत का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स
कि भारत जो है वो कई भागों में विभक्त था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजे महाराजे राज कर गए थे, है ना। जैसे अवध का राजा अलग था, अब बंगाल के नवाब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। उसी तरह से मैसूर के राजा अलग थे, हैदराबाद के निजाम थे, है ना। उसी तरह से ग्वालियर में सिंधिया थे, है ना। पूना में गायकवाड़ थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, भारतीय रियासतें थी। तो उसमें जो भारतीय रियासत जो थी, तो भारतीय रियासतों पर सहायक संधि के तहत अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने पर रोक लगा दी गई, है ना। कंपनी अपनी सेना रखती और इस सेना के रखरखाव का खर्च भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था। अगर कोई शासक यह रकम नहीं देता तो जुर्माने के तहत उनके इलाके पर कंपनी अपना कब्जा कर लेती थी। अवध और हैदराबाद के इलाके इस कारण छीन लिए गए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप यहाँ एक चित्र भी है, इसको आप देख सकते हैं। ये अवध के जो नवाब शुजा-उद-दौला हैं उनकी तस्वीर है और साथ में यहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी हैं। तो एक समय ऐसा आ गया था स्टूडेंट्स कि भारत के सभी प्रिंसली स्टेट्स में रेजिडेंट का होना बहुत जरूरी हो गया था। रेजिडेंट होते थे। ये रेजिडेंट क्या है, सहायक संधि क्या है, इसी के बारे में डिटेल्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है भारत में वो 1798 से लेकर 1805 तक का है ना। यानी कि कुल लगभग 7 वर्ष का कार्यकाल है लॉर्ड वेलेस्ली का। और लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, है ना। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली की तस्वीर है। ठीक है, ये हैं लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, जो कि 1798 में भारत आए और 1805 तक भारत में रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, सहायक संधि को समझने से पहले आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि आप किसी रियासत के राजा हैं। ठीक है, आप किसी रियासत के राजा हैं, आपके पास सैनिक भी है, आपके पास वे सारे अधिकार हैं जो एक राजा को होता है ना। आप टैक्स भी वसूलते हैं, प्रजा के कल्याण का काम भी करते हैं और आप अपनी फौज भी रखते हैं, आप स्वतंत्र हैं, है ना, किसी दूसरे राजा के आप अधीन नहीं हैं। ठीक है, तो इसी बीच स्टूडेंट्स मान लीजिए हम आपको एक ऑफर देते हैं कि आपको हम 5000 सिपाही दे रहे हैं। ठीक है, वे 5000 सिपाही जो हैं वो आपके राज्य की रक्षा करेंगे। ठीक है, वे 5000 सिपाही जो हैं आपके राज्य की रक्षा करेंगे। किस चीज से रक्षा करेंगे? वो 2 चीज से रक्षा करेंगे, है ना, 2 चीजों से। पहला तो यदि कोई आपका पड़ोसी राज्य आप पर आक्रमण करता है तो ये जो हमारे 5000 सिपाही हैं या मान लीजिए 10,000 सिपाही हैं वो आपकी रक्षा करेंगे, है ना। ठीक है, और दूसरा, पड़ोसी राज्य ना सही, मान लीजिए कि आपका कोई सेनापति या कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो आपके राज्य में उथल पुथल मचा दे, आपको राजा के पद से हटाने की कोशिश करे, तो ये हमारे जो 5 या 10,000 सैनिक हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगेगा? बताइए कैसा लगेगा आपको? आप तो बहुत खुश हो गए होंगे कि कितना अच्छा है कि 5 से 10,000 सैनिक मुझे मिल रहे हैं, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स एक शर्त और है हमारी, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए।
हमारी शर्त ये है कि वो 5 से 10 हजार सैनिक जो मैं दे रहा हूं उनको आपको खिलाना है, पिलाना है, उनकी ट्रेनिंग में जो खर्च होगी वो भी आपको देना है, उनकी वर्दी का खर्च देना है, उनका पूरा देखभाल आपको करना है, वेतन भी देना है। अब आया? अब आपको समझ में आया बात? अब शायद दिमाग ठिकाने आ गया होगा, है ना? पहले तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये 10,000 सैनिक जो हैं वो हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। अब आप सुन लीजिए कि वो सारा खर्चा आप ही को देना है, ठीक है? और इसके अलावे एक चीज और कि हमारा एक आदमी होगा, हमारा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके राज दरबार में बैठेगा, है ना? आपके बगल में बैठेगा वो, ठीक है? और उसको हम नाम देंगे रेजिडेंट। क्या नाम देंगे? रेजिडेंट नाम देंगे, है ना? वो हमारा रेजिडेंट होगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब कैसा लगेगा आपको? स्टूडेंट कैसा लगेगा आपको? तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कुछ अच्छाई भले छिपी हो, लेकिन अंतत्वगत्वा बहुत बड़ा खतरा है। इसमें आजादी छीन जाने का खतरा है ना? इसमें आजादी छीन जाने का खतरा है ना? और इसमें आजादी कैसे छीन जाती है, किन लोगों की छीन जाती है, उसको आपको मैं बता रहा हूं, है ना? तो अब आप देखिए स्क्रीन पे सहायक संधि, है ना? इसको अंग्रेजी में नाम दिया गया सब्सिडियरी अलायंस। और सब्सिडियरी अलायंस को जो है इंट्रोड्यूस करने वाले कौन? इसको इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना? तो इसमें शर्त देखिए, इस संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं को ब्रिटिश फौज रखनी होती थी। फौज किसका? ब्रिटिश का, ठीक है? तो अंग्रेजों ने जो सब्सिडियरी अलायंस बनाया था उसमें साफ लिख दिया था, है ना? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस मीन्स सब्सिडियरी अलायंस, इंडियन रूलर्स वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, है ना? कि इंडियन रूलर्स जो हैं, जो भारतीय शासक हैं, वो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस को नहीं रख सकते हैं, है ना? जो सब्सिडियरी अलायंस को साइन करेंगे, ठीक है? साथ ही, है ना स्टूडेंट, देखिए, साथ ही भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज ऑफिसर को भी रखना होता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेजिडेंट, है ना? सतही तौर पर यह व्यवस्था भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान करती थी, मगर असल में उसकी आजादी खत्म हो जाती थी। किसकी आजादी खत्म हो जाती थी? जो भारतीय राजे महाराजे थे उनकी आजादी खत्म हो जाती थी। फायदा होता था तो किसको? फायदा होता था अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, ऐसे देसी शासकों को, माने देसी राजाओं को अंग्रेज दो चीजों से बचाने का वचन देते थे। दो चीजों से बचाने का वचन देते थे। पहला, बाहरी खतरा। बाहरी खतरा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डेंजर। एक्सटर्नल डेंजर क्या होता है? किसी भी राजा का पड़ोसी जो राजा होता है वो उस पे हमला कर सकता है, करता था, है ना? तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे बाहरी खतरा, है ना? और दूसरा है आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी, जैसा कि हमने पलासी की लड़ाई के समय 1757 में आपको बताया स्टूडेंट्स, कि जो सिराजुद्दौला का जो अपना सेनापति था मीर जाफर, वह विश्वासघात कर देता है ना? वह क्या करता है? विश्वासघात करता है। वो तो बाहर का आदमी नहीं था स्टूडेंट्स, वो तो घर का आदमी था ना, अपने दरबार का आदमी था ना मीर जाफर। तो इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी यानी कि
इंटरनल डिसऑर्डर, है ना, इसको कहते हैं इंटरनल डिसऑर्डर। तो दो चीजों से बचाने का उन लोगों ने वचन दिया, एक तो कि एक्सटर्नल डेंजर से और दूसरा कि इंटरनल डिसऑर्डर से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, जो रियासतें यानी कि जो राजा, है ना, सहायक संधि को स्वीकार कर लेते थे, वे अपनी इच्छा से फिर किसी अन्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के सहमति के बिना कोई संधि नहीं कर सकते थे। यानी मान लीजिए कि अवध के नवाब ने अंग्रेजों के साथ जब संधि कर ली, है ना, तो वो किसी अन्य के साथ अब संधि तब तक नहीं कर सकेगा जब तक अंग्रेजों से वो अनुमति नहीं ले लेगा। ठीक है, ये भी एक शर्त था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, इन देशी रियासतों को यह मानना होता था कि संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च शक्ति है भारत में, है ना। जो संधि कर लेता था, सब्सिडियरी अलायंस कर लेता था जो राजा, उसको यह मानना पड़ता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पैरामाउंट पावर है, यानी कि वो सुप्रीम पावर है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। ठीक है, ये सर्वोच्च शक्ति जिसको हम लोग कहेंगे पैरामाउंट पावर, है ना। यदि कोई देशी रियासत सहायक संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को रकम नहीं दे पाता था, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने राज्य की जमीन देनी होती थी। स्टूडेंट्स, ये बहुत खराब बात है ना, कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत देशी राजाओं को, देशी रियासतों को पैसा देना पड़ता था अंग्रेजों को, और जब वो पैसा नहीं दे पाते थे किसी कारण से, तो तब उस स्थिति में उनको अपनी जमीन जो है वो देनी पड़ती थी। तो जमीन का देना आप समझ सकते हैं कि अपनी स्वतंत्रता का छीन जाना, है ना। तो स्टूडेंट्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो इस प्रकार से जमीन को ले लेने को वो लोग पेनाल्टी बोलते थे। क्या बोलते थे? पेनाल्टी, है ना। आप पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि पेनाल्टी किस प्रकार से, पेनाल्टी के रूप में वो लोग अवध का पूरा साम्राज्य ही ले लेते हैं। अवध के नवाब का जो पूरा का पूरा क्षेत्र ही वो लोग ले लेते हैं, समझे। असल में स्टूडेंट्स, उनकी जो सहायक संधि की जो शर्त थी उसमें साफ था कि इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनाल्टी, है ना। पैसा नहीं दोगे तो जमीन दो, आई बात समझ में। पैसा नहीं दोगे तो क्या दोगे? जमीन दोगे ना, है ना। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सहायक संधि में शामिल होने वाली रियासतें, तो सहायक संधि में कौन कौन रियासतें शामिल हुई आप देख लीजिए। लगभग आधा भारत, है ना। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ देशी रियासतें, कुछ देशी जो राजे महाराजे थे, वो सहायक संधि को इतना इजी समझते हैं, इतना आसान काम समझते हैं, जैसे कि आप लोग एंड्रॉयड ऐप पे कोई नया ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं, है ना। तो आप जितनी सहजता से कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे राजे महाराजे तो समझे ही नहीं बात को, है ना। और उन लोगों ने क्या किया कि सहायक संधि पे सीधे सीधे सिग्नेचर कर दिया और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को वो स्वीकार कर लिए, है ना। फिर भी देख लीजिए ये जो बड़े बड़े रियासतें थी भारत में, वो कैसे सहायक संधि कर लेते हैं। सबसे पहला हैदराबाद का निजाम, कब? 1798 में, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स मैसूर का नाम आता है। तो जब मैं मैसूर का नाम लेता हूं तो टीपू सुल्तान की याद आती है ना। आपको ये नहीं समझना है कि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया।
एक टीपू सुल्तान ही वो व्यक्ति था जो मृत्यु पर्यंत अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, है ना। मैं आपको बता दूं कि 1799 में जब चौथी बार अंग्रेजों और मैसूर रियासत के बीच जो युद्ध होता है, तो उस चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा जाता है ना। टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। उसके बाद मैसूर का जो पुराना जो राजवंश था वहाँ का, वोडियार राजवंश, तो वोडियार राजवंश के साथ संधि होती है और उसको सहायक संधि में शामिल कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, तंजौर। तंजौर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। इसको भी 1799 में मिला लिया गया सहायक संधि की शर्तों के तहत। उसके बाद देखिए 1801 में अवध। अवध मतलब आज का लखनऊ क्षेत्र, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स गायकवाड़, मराठा, है ना, है ना। ये कौन हुए? ये हुए पूना के शासक, है ना। ये 1803 में। सिंधिया। सिंधिया कौन है? ये हैं ग्वालियर के शासक, है ना। ग्वालियर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ये कौन थे? ये लोग भी मराठा थे। इन लोगों ने भी 1803 में सहायक संधि को हस्ताक्षर कर लिया। इसके बाद पेशवा, है ना, नागपुर के, इन्होंने भी 1802 में सहायक संधि को ज्वाइन कर लिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी देशी रियासत सहायक संधि ज्वाइन करते हैं, सहायक संधि को वो लोग की शर्तों के तहत अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि आप अष्टम वर्ग में हैं, तो इतिहास में अभी इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है कि कौन कौन देशी रियासत जो है सहायक संधि की शर्तों के तहत अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करते हैं, है ना। इसमें पहला नंबर है हैदराबाद का निजाम, उसके बाद है मैसूर, उसके बाद है तंजौर, उसके बाद है गायकवाड़ के मराठा, उसके बाद सिंधिया, है ना, ग्वालियर के सिंधिया, और नागपुर के पेशवा मराठा, है ना। ये सारे लोग सहायक संधि के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी आप जैसा देख रहे हैं सहायक संधि के परिणाम, है ना। स्टूडेंट्स हिंदी में एक कहावत है कि एक तीर से दो शिकार, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बता दूं, एक तीर से दो शिकार नहीं बल्कि एक तीर से तीन शिकार। अब वो तीन शिकार क्या थे मैं आपको बताता हूं। पहले मतलब ये जो सहायक संधि है, अंग्रेजों ने तीन शिकार किए, है ना। अब वो तीन शिकार क्या है सुनिए। पहला, जितने भी देसी राजे महाराजे थे यानी कि प्रिंसली स्टेट थे, उनको अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया, है ना, बहुत आसानी से कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने विस्तार के लिए प्रयास कर रही थी, उसी समय डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पुर्तगीज कंपनी, कई यूरोपीय कंपनियां भी तो लगी हुई थी ना भारत में, अपने पांव फैलाने का प्रयास कर रहे थे, है ना। तो सहायक संधि के माध्यम से जब अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे देश के जो देशी रियासतों को अपनी संधि के तहत अपने अधीन कर रहे थे, तो जो दूसरे देशों के जो अन्य यूरोपीय देशों के जो की जो कंपनियां थी, वे एक प्रकार से उनके लिए अब कोई जगह ही नहीं बच गया था। बात को समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अब भारत में कोई जगह नहीं था, है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बचा, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग सभी क्षेत्रों को अपने आप में, अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास कर लिया था,
ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और बताता हूं कि अब तक जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के साथ सहायक संधि की गई है ना, वहां अंग्रेजों ने अपनी फौज रखी। तो हर जगह कहीं 10,000 फौज, कहीं 20,000 फौज, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में अंग्रेजों की कितनी बड़ी फौज तैयार हुई, आप अनुमान लगाइए। और एक ऐसी फौज जिस पर अंग्रेजों को कुछ खर्च भी नहीं करना है। खर्च कौन करेंगे? वो देसी राजे महाराजे। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि एक तीर से 3 शिकार हुआ। पहले तो जितने राजे महाराजे थे उनको कंट्रोल में ले लिया गया, जितने भी अन्य विदेशी कंपनियां थी ब्रिटिश कंपनी को छोड़कर, उनके लिए अब कोई जगह नहीं बचा। और तीसरी बात कि ब्रिटिश आर्मी एक मजबूत आर्मी तब तक बन चुकी थी। ठीक है, अब स्क्रीन पे आप देख लीजिए सहायक संधि के परिणाम। देशी रियासतों की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो गई और वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। दुर्भाग्य है इस देश का, है ना। वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। और आगे देखिए, अंग्रेजों ने अपनी एक विशाल सेना बना ली। स्टूडेंट्स, असल में सेना पे खर्च होता है ना। सेना को पेमेंट देना है, पैसा देना है, उसका रखरखाव करना है, उसको भोजन देना है, सारी बातें हैं ना इसमें, ट्रेनिंग देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप जैसा देख रहे हैं ये हमारे समक्ष ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है जो कि अभी वर्तमान नक्शा है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए सहायक संधि है ना। सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस से जुड़ने वाले भारतीय देशी रियासतें, कौन कौन देशी रियासतें जो थी वो भारत की वो अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी अलायंस में शामिल होती है ना। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं सबसे पहले कि ये बंगाल का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा क्षेत्र है? ये बंगाल है ना। ये बंगाल का क्षेत्र है। तो ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र पर तो अंग्रेजों का प्रारंभिक कब्जा हो ही गया था, है ना। तो ये समूचा क्षेत्र बंगाल माना जाता है ना, माना जाता था, है ना। इसमें बांग्लादेश भी था और इसके बाद में आपको बिहार भी था, झारखंड भी था, है ना। ये समूचा क्षेत्र बंगाल के तहत था। ठीक है, और प्लासी की लड़ाई भी यहीं हुई थी, है ना, बंगाल में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं बक्सर की लड़ाई के बारे में। तो बक्सर की जो लड़ाई हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अवध का जो क्षेत्र था, ये अवध वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है वर्तमान उत्तर प्रदेश वाला भाग, है ना। तो ये अवध का जो क्षेत्र है वो भी अंग्रेजों के अधीन हो गया, है ना। ये बाद में स्टूडेंट्स अवध के साथ सब्सिडियरी अलायंस हुई और एक तरह से पूरा का पूरा अवध जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो समझ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि और कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो सहायक संधि के तहत भारत में मिले। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि ये भारत का ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र ये एक समय हैदराबाद कहलाता था। क्या कहलाता था? हैदराबाद। ये यहां पे निजाम का शासक था। यहां किसका शासन था? निजाम का। जो आज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो है कुछ क्षेत्र इसमें शामिल था, थोड़ा सा कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र भी था। तो सहायक संधि को ज्वाइन करने वाला जो पहला जो देशी रियासत था, पहला राजा जो था वो हैदराबाद का निजाम ही था। ठीक है, ये क्षेत्र मिल जाता है
अंग्रेजों के सहायक संधि के तहत। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये क्षेत्र देखिए, ये जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है, ये है ना, कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग है, ये उस समय मैसूर कहलाता था, जो जिसपे कि टीपू सुल्तान का शासन था, है ना। तो ये मैसूर का जो क्षेत्र है, इसको 1799 में शामिल कर लिया गया, है ना। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक तंजौर है ना, उसको तंजावुर भी कहते हैं। ये क्षेत्र आपका यहां पे है ना, ये तंजौर वाला क्षेत्र है ना। इसको भी अंग्रेजों ने सब्सिडियरी अलायंस के तहत शामिल किया, है ना। इसके साथ भी समझौता हुआ, है ना। इसके बाद आ जाइए, ये पूना वाला जो क्षेत्र है, आज का मुंबई, पूना, है ना, ये गायकवाड़, है ना, इसको 1803 में शामिल किया गया सहायक संधि के तहत। ये क्षेत्र भी शामिल हो गया स्टूडेंट्स, ये क्षेत्र। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो बीच वाला जो क्षेत्र था, ये नागपुर के जो पेशवा थे, है ना, ये पेशवा जो थे कहाँ के, नागपुर के, है ना, तो इसको भी शामिल किया गया। और इसी तरह से जो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर क्षेत्र है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं सिंधिया। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंधिया, है ना। तो ये क्षेत्र भी सहायक संधि के तहत शामिल कर लिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखिए। क्या आपको नहीं लगता है कि लगभग आधा से ज्यादा जो भारत है वो अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत एक प्रकार से अपने अधीन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो सीरियल नंबर जो 14 है, इसमें निश्चित रूप से आप लोग सहायक संधि के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पाठ्यपुस्तक से कभी दूर नहीं होना है स्टूडेंट्स। वीडियो अपनी जगह पे है, पाठ्यपुस्तक अपनी जगह पे है ना। दोनों का अध्ययन करना है साथ ही साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।